हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के पार्ट फर्स्ट में हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जिसमें हमने उसके कंपोनेंट्स पढ़े, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, डीएनए के स्ट्रक्चर के मॉडल पढ़े, टाइप्स पढ़े, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लिक एसिड का पार्ट सेकंड के अंदर वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। माई सेल्फ हर्षवर्धन जोशी। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। जो जेनेटिक आरएनए होते हैं वो आरएनए होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं। जैसे हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें डीएनए की जगह आरएनए होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, उसे जेनेटिक आरएनए कहेंगे। कुछ वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है, उनमें डीएनए नहीं होता, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। जैसे हाल ही में जो कोरोना वायरस चर्चा में चल रहा है उसमें भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है, तो उस आरएनए को हम जेनेटिक आरएनए कहेंगे। और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। ये फिर तीन टाइप का होता है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। शॉर्ट में बोलेंगे आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर राइबोसोम की सिंथेसिस करता है, फॉर्मेशन करता है राइबोसोम की। जो टीआरएनए होता है वो ट्रांसलेशन के समय, प्रोटीन सिंथेसिस के समय साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसफर आरएनए का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, एमिनो एसिड के ट्रांसपोर्टेशन का। और जो एमआरएनए होता है वो डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक कैरी करता है। यानी डीएनए के अंदर जो क्रिप्टोग्राम के रूप में इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए पर आती है, और एमआरएनए उस इन्फॉर्मेशन को राइबोसोम तक ले जाकर डीएनए के मनचाहे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्योंकि जो एमआरएनए के ऊपर कोडिंग होती है वो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, पूरक होती है। यानी जैसे ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, सेंसिंग स्ट्रैंड, जिससे एमआरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, ये डीएनए है, और ये आरएनए का स्ट्रैंड है, आर से रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो यदि यहाँ पर डीएनए में एडेनिन होगा तो एमआरएनए के अंदर यूरेसिल होगा, क्योंकि थायमिन नहीं आएगा आरएनए के अंदर, यूरेसिल आएगा। यहाँ पर ग्वानिन होगा तो यहाँ पर साइटोसिन होगा। मतलब डीएनए की पूरक श्रृंखला बनेगी यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। और जो ये इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम पर, और जो डीएनए चाहता है वैसे ही प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा एमआरएनए राइबोसोमल और टीआरएनए के साथ मिलकर। इसके बाद जो कंपोनेंट्स हैं आरएनए के लगभग वैसे ही हैं जैसे हमने डीएनए के पढ़े थे, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस। डिफरेंस इतना है कि डीएनए के अंदर हमने डीऑक्सीराइबो
शुगर पढ़ी थी, यहाँ पर आएगी राइबोज शुगर। प्यूरिन्स के अंदर आरएनए में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और पायरिमिडिन्स में जो थायमिन होता है उसके स्थान पर यूरेसिल, और साइटोसिन वैसा का वैसा ही होता है जैसा डीएनए में होता है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए डिफरेंस इन दोनों स्ट्रक्चर में इतना ही होता है कि ये जो 2 नंबर कार्बन है उसमें आरएनए के अंदर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और डीएनए के अंदर जो शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसके अंदर हाइड्रोक्सिल समूह एब्सेंट होकर केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो इसमें एक ऑक्सीजन की कमी है डीऑक्सीराइबोज शुगर में, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ऑक्सीजन की कमी। ठीक है। इस दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग पेंटोज शुगर को न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार का माना गया है। एक राइबोज शुगर जिसमें 2 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, और एक डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसमें 2 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट हो। इसके बाद ये नाइट्रोजन बेसेज की स्ट्रक्चर है। एडेनिन, ग्वानिन की, थायमिन और साइटोसिन। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं डबल रिंग वाले जिन्हें कहते हैं प्यूरिन्स। इनमें 2 रिंग होती है, एक तो ये 6 मेंबर बेंजीन रिंग और एक इमेडाजोल रिंग, और ये होते हैं सिंगल रिंग वाले। तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो 2 रिंग वाले जिसमें एक तो 6 मेंबर रिंग होती है, एक इमेडाजोल रिंग होती है, और एक सिंगल रिंग वाले जिन्हें पायरिमिडीन कहते हैं, और डबल रिंग वाले को प्यूरिन कहते हैं। प्यूरिन्स 2 टाइप के होते हैं, डीएनए में भी और आरएनए में भी, एडेनिन और ग्वानिन। और जो पायरिमिडिन्स हैं उसमें चेंज आता है, डीएनए में होते हैं थायमिन और साइटोसिन, और जो आरएनए होता है उसमें होते हैं यूरेसिल और साइटोसिन। ये देखिए आप यूरेसिल की स्ट्रक्चर। इसके बाद आगे चलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला H3PO4 होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर में आप देखिए 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। ये हो गई फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन, जो ये कंपोनेंट्स पढ़े हैं हमने आरएनए के, ये इसके स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, असेंबल कैसे होते हैं। सबसे पहले बनेगा न्यूक्लियोसाइड जिसमें शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस आएगा। जो शुगर है और नाइट्रोजन बेस है वो आपस में जुड़ते हैं और न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इनके जुड़ने से जो एक पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा और बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा ये दोनों जुड़ते हैं, जिससे न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होती है। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें शुगर भी होती है, नाइट्रोजन बेस भी होता है, और एक फॉस्फोरिक एसिड और जुड़ जाता है। तो फॉस्फोरिक एसिड जब जुड़ेगा तो इसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल और निकलेगा और फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड बनेंगे, जिससे न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसमें कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं। इसमें भी पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा। जैसे जैसे आरएनए और डीएनए में पैकेजिंग होती है वैसे वैसे इनके अंदर से पानी बाहर निकलता जाता है और बॉन्ड बनते जाते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड बनेगा उसे 3,5 फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इन सब की जो स्ट्रक्चर है और जो फॉर्मूले है उसके माध्यम से मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से समझाया है कैसे न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होती है, कैसे न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है, कैसे ये बॉन्ड बनते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
इनकी फॉर्मेशन तो डीएनए के अकॉर्डिंग होती है, चेंज आएगा सिर्फ नोमेनक्लेचर में। जो न्यूक्लियोसाइड है, अगर उसमें एडेनिन बेस होता है तो डीएनए में हम उसे कहते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन, लेकिन आरएनए में डीऑक्सी एडिनोसिन ना कहकर सिर्फ एडिनोसिन कहेंगे। ये डीऑक्सी जो शब्द है वो यहाँ से हटा देंगे। साइटोसिन वाले न्यूक्लियोसाइड को डीएनए में हम कहते हैं साइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन। आरएनए में हम कहेंगे सिर्फ साइटिडीन। ग्वानिन वाले जो न्यूक्लियोसाइड हैं उसे डीएनए में कहते हैं डीऑक्सीग्वानोसिन, आरएनए में कहेंगे सिर्फ ग्वानोसिन। जो थायमिन होता है, डीएनए में तो थायमिन होता है पायरिमिडिन, तो डीएनए में उसका नाम होता है डीऑक्सीथाइमिडिन, लेकिन आरएनए में जो यूरेसिल होता है इसके कारण इसका नाम होगा, इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा यूरिडिन, जिसमें यूरेसिल बेस जुड़ा होता है। इसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड्स के नाम होते हैं। जो ग्वानिन वाला होता है उसे हम डीएनए में डीऑक्सीग्वानिलिक एसिड कहते हैं। जो आरएनए होगा उसमें हम सिर्फ ग्वानिलिक एसिड कहेंगे। और एडेनिन नाइट्रोजन बेस वाले न्यूक्लियोटाइड को एडेनिलिक एसिड कहेंगे। जो साइटोसिन होता है उसे साइटिडिलिक एसिड कहेंगे, और जिसमें यूरेसिल होगा उसे यूरिडिलिक एसिड कहेंगे। बस इस नोमेनक्लेचर में ही फ़र्क होता है। इसके बाद mRNA, मैसेंजर आरएनए। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपसे शेयर करूँगा मैं। अब डीएनए की जो फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। और अगर डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। अब क्वेश्चन ये है कि डीएनए से हम जनरली पढ़ते हैं बुक्स के अंदर कि mRNA बनता है, तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब अगर डीएनए से टीआरएनए बनेगा या आरआरएनए बनेगा, क्या हम उसे भी ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे? यस, हम उसे भी ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, क्योंकि अगर डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन की जो फिनोमेना होती है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, चाहे वो कौन सा ही आरएनए बने, mRNA या टीआरएनए या आरआरएनए। ये तो होता है यूकेरियोट्स में या जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। अगर जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जैसे हमने बात की आरएनए दो टाइप के होते हैं, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। तो जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, और आरएनए जो नॉन जेनेटिक आरएनए है, mRNA, टीआरएनए और आरआरएनए, उनकी फॉर्मेशन कर सकता है। इसको भी ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है। इसके बाद ये उल्टा भी हो सकता है कि आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन, इसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जो ये फिनोमेनन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, इसकी खोज टेमिन और बाल्टीमोर ने की थी, इसलिए इसका नाम टेमिनिज्म भी है। तो आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी टर्मिनोलॉजी। ये जो
रेप्लिकेशन की है, ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है। इसके बाद चलते हैं आरएनए। mRNA is produced in nucleus as a complementary chain of कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरक श्रृंखला होती है। जैसे डीएनए में अगर डीएनए के स्ट्रैंड जिससे mRNA बनेगा उसमें अगर एडेनिन है तो mRNA के अंदर यूरेसिल की कोडिंग होगी, और यदि डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर ग्वानिन है तो mRNA में साइटोसिन होगा। यदि डीएनए में साइटोसिन है तो mRNA में ग्वानिन होगा। यदि डीएनए में थाइमिन है तो mRNA के अंदर एडेनिन होगा। ऐसी जो सीक्वेंस होती है उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, पूरक। इसके बाद इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए इनटू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर उसको साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कैरी करते हैं राइबोसोम तक। इसके बाद फॉर दिस रीजन जैकब एंड मोनार्ड कॉल्ड इट मैसेंजर आरएनए। जो 1961 है 1961 में डीएनए की मैसेंजर नेचर होती है इनकी, इस नेचर के कारण जैकब और मोनार्ड ने इसे मैसेंजर आरएनए का नाम दे दिया। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन mRNA इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कोडॉन्स के रूप में पाई जाती है mRNA के अंदर, और जो एक कोडॉन होता है उसमें वो 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, जैसे ए यू जी, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। ये 3 नाइट्रोजन बेस है। इसको हम एक कोडॉन के रूप में बोलेंगे। इसे कई बार न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ये भी टर्मिनोलॉजी सही है क्योंकि जो नाइट्रोजन बेस है वो न्यूक्लियोटाइड से जुड़े होते हैं। तो जो 3 न्यूक्लियोटाइड से नाइट्रोजन बेस है वो एक कोडॉन बनाते हैं विच रिप्रेजेंट एमिनो एसिड। जो प्रत्येक कोडॉन होता है mRNA के अंदर वो एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। उस कोडॉन के आने पर स्पेसिफिक एमिनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें जुड़ेगी। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए जो AUG है इसे इनिशिएशन कोडॉन के नाम से भी वैसे जानते हैं हम, पर यहाँ पर इसकी बात करें तो AUG होता है वो मैथियोनाइन जो एमिनो एसिड है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी प्रत्येक कोडॉन एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आगे चलते हैं mRNA कंपोनेंट्स। mRNA के कंपोनेंट्स, mRNA में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले लीडर सीक्वेंस, उसके बाद अपस्ट्रीम सीक्वेंस, उसके बाद इनिशिएशन कोडॉन होता है, उसके बाद डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस होती है, उसके बाद टर्मिनेशन कोडॉन होता है, उसके बाद ट्रेलर कोडॉन होता है या ट्रेलर सीक्वेंस होती है, और लास्ट में पॉली एडेनाइल टेल होती है। इसको मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा ये सारे कंपोनेंट्स को। ये एक डायग्राम है, इसमें बीच में जो ब्लैक पेन से स्ट्रैंड बनाया है मान लीजिए वो mRNA है। तो mRNA का जो 5 एंड होता है उसमें सबसे पहले जो सीक्वेंस होती है उसे लीडर सीक्वेंस कहते हैं। सबसे आगे जो चलता है उसे हम लीडर कहते हैं। उसी तरह 5 एंड में सबसे आगे जो सीक्वेंस होती है उसे लीडर सीक्वेंस कहते हैं। उसके बाद अपस्ट्रीम सीक्वेंस, जो लीडर सीक्वेंस होती है और इनिशिएशन कोडॉन होता है उसके बीच की जो सीक्वेंस होती है उसे अपस्ट्रीम सीक्वेंस कहते हैं।
इसमें नाइट्रोजन बेस की जो संख्या होती है वो एक निश्चित होती है, हर स्पीशीज में निश्चित होती है। mRNA के अंदर जितने भी mRNA है उसमें इसकी जो नाइट्रोजन बेस के नंबर हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और ये बॉक्सेज के रूप में इनको प्रेजेंट किया जाता है। जैसे यूकेरियोट्स की बात करें, उसमें टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स के रूप में जाना जाता है अपस्ट्रीम सीक्वेंस को, और जो प्रोकैरियोट की बात करें तो उसमें प्रिवनोव बॉक्स, रिकॉग्निशन सीक्वेंस बॉक्स और कई सारे होते हैं। इनके नाम से अपस्ट्रीम सीक्वेंस को जाना जाता है, और इनमें नाइट्रोजन बेस के जो नंबर होते हैं उनकी संख्या कांस्टेंट होती है, नाइट्रोजन बेस कांस्टेंट होते हैं उनके नंबर। इसके बाद इनिशिएशन कोडॉन, प्रत्येक mRNA में अपस्ट्रीम सीक्वेंस के बाद इनिशिएशन कोडॉन आते हैं, और ये मोस्टली AUG ही होता है, और ये AUG मेथियोनाइन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक जो प्रोटीन होगा उसमें सबसे पहले मेथियोनाइन अमीनो एसिड जुड़ता है फॉर्मेशन के समय, जिसे AUG रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर AUG एब्सेंट हो तो क्या प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी? इसका आंसर होगा ना, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी चाहे AUG एब्सेंट हो। अगर AUG एब्सेंट होगा तो उसके स्थान पर GUG काम कर सकेगा, और GUG नहीं होगा तो CUG, और CUG नहीं होगा तो UUG। AUG नहीं होगा तो GUG, GUG नहीं होगा तो CUG, और CUG नहीं होगा तो UUG। अच्छा, जब ये जुड़ेंगे यहाँ पर, मान लीजिए AUG एब्सेंट है, उसके स्थान पर GUG जुड़ गया, तो ये कौन से अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा? चाहे यहाँ पर GUG जुड़ जाए, CUG जुड़ जाए, UUG जुड़ जाए, ये सभी जिस अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे उसका नाम है मेथियोनिन। ये सभी जो फर्स्ट पोजीशन है, अगर इनिशिएशन कोडॉन के रूप में काम कर रहे हैं तो मेथियोनाइन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसके बाद होती है डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस। डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस में तीन न्यूक्लियोटाइड्स के कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये सीक्वेंस कांस्टेंट नहीं होती है। इसकी जो लेंथ है वो प्रत्येक mRNA में कांस्टेंट नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि वो mRNA कितने अमीनो एसिड वाले प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा, उस mRNA में कितने कोडॉन हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन्स बनते हैं उसमें 100 अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि mRNA में कितने अमीनो एसिड के लिए कोडॉन है, तो उसके अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। उसके बाद आता है टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। ये 3 टर्मिनेशन कोडॉन का कार्य करते हैं। इसका मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें अगर UAA, UGA और UAG इनमें से कौन सा भी कोडॉन आ गया तो प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगी और वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस समाप्त हो जाएगी।
तो इसे टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं। इसके बाद ट्रेलर सीक्वेंस होती है जो mRNA की 3 एंड पर प्रेजेंट होती है। जो टर्मिनेशन कोडोन के बाद की सीक्वेंस है उसे हम ट्रेलर सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और अंत में ये होती है एडेनिन की पूंछ, जिसे हम पॉली एडेनाइल टेल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि 70 से 80 एडेनिन बेस हैं वो जुड़े होते हैं mRNA के अंत में, तो इसे हम कहेंगे पॉली एडेनिल टेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और, जो ये इनिशिएशन कोडोन है यहाँ से लेके टर्मिनेशन कोडोन तक का जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन, एक सिस्ट्रॉन। तो पहले आप ये देखिए, इसमें ये इनिशिएशन कोडोन हो गया और ये टर्मिनेशन, यहाँ पर ये इनिशिएशन हो गया और ये टर्मिनेशन। तो इसमें 2 सिस्ट्रॉन हो गए, 1 नंबर और 2 नंबर। तो हम इसे कहेंगे डाइसिस्टोन, डाइसिस्टोनिक mRNA। ये पूरा mRNA है, इसमें 2 सिस्टोन है, इसे डाइसिस्टोनिक mRNA के नाम से जाना जाएगा। ये जो mRNA है इसमें 1 सिस्टोन है तो इसे मोनोसिस्टोनिक mRNA के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इनिशिएशन कोडोन आ रहा है, यहाँ पर टर्मिनेशन कोडोन आएगा एक, तो एक ही सिस्टोन हुआ, इसे मोनोसिस्टोनिक mRNA के नाम से। यहाँ पर 2 सिस्टोन हैं तो इसे डाइसिस्टोनिक mRNA के नाम से जानेंगे। और जिसमें 3 होंगे उसे ट्राइसिस्टोनिक, या इससे ऊपर होंगे इसे पॉलीसिस्टोनिक mRNA के नाम से भी जाना जाता है। और जिसमें ये सिस्टोन सेम होते हैं, एक जैसे सिस्टोन होते हैं, उसे होमोपॉलीसिस्टोनिक के नाम से जाना जाता है। जिसमें ये सिस्टोन अलग अलग प्रकार के होते हैं उसे हेटेरोपॉलीसिस्टोनिक RNA के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सिस्टोन आपस में जुड़े होते हैं, तो इनके बीच में भी नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ये एक सिस्टोन है और ये दूसरा सिस्टोन है, इनके बीच में भी ये भी नाइट्रोजन बेस है। पर ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो किसी कोडोन को रिप्रेजेंट नहीं करते यूकेरियोट्स के अंदर। ये यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं हम, कि इनके दो सिस्टोन होते हैं आरएनए के अंदर, इनके बीच में जो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस पाई जाती है वो किसी कोडोन को रिप्रेजेंट नहीं करती, जिससे कोई भी एमिनो एसिड रिप्रेजेंट नहीं होता। तो इस प्रकार की जो सीक्वेंस होती है जो किसी कोडोन को रिप्रेजेंट नहीं करती उसे कहते हैं इंटरवेनिंग सीक्वेंस, नॉनसेंस सीक्वेंस। यहाँ पर हम इसे कहेंगे इंटरवेनिंग सीक्वेंस या इंटरसिस्टोनिक सीक्वेंस, जो किसी कोडोन को रिप्रेजेंट नहीं करती, जो नॉनसेंस होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये कोडोन है, इनिशिएशन हो गया AUG से, यहाँ पर इसका टर्मिनेशन, यहाँ पर कोई कोडिंग नहीं है, कोई कोडिंग नहीं होगी क्योंकि ये किसी को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। नाइट्रोजन बेस होते हैं यहाँ पर जो, वो किसी कोडोन को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसके बाद यहाँ से दोबारा इनिशिएशन और यहाँ पर टर्मिनेशन। ये हो गया डाइसिस्टोनिक mRNA इन यूकेरियोट्स। और जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें इंटरवेनिंग सीक्वेंस नहीं पाई जाती, उसमें जो नॉनसेंस प्रकार का DNA होता है या RNA होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम मात्रा में। नॉर्मली उनमें ये नॉनसेंस प्रकार के mRNA या DNA नहीं पाए जाते। इसके कारण क्या होता है कि जो 2 सिस्टोन हैं यहाँ पर वो आपस में जुड़े होते हैं और उनमें जो ये एडेनिन होता है ये कॉमन होता है। यहाँ पर ये जो एडेनिन है ये कॉमन होता है।
अब यहाँ पर देखिए आप, AUG से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो गया। अब यहाँ पर UGA कोड है जो टर्मिनेशन कोडोन है, और यही जो एडेनिन है वो दूसरे सिस्टोन के इनिशिएशन कोडोन के रूप में काम आ रहा है, AUG। और यहाँ पर फिर 3 एंड के ऊपर टर्मिनेशन कोडोन आ गया। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर एडेनिन जो है वो काम कर रहा है उभयनिष्ठ की तरह, जो दोनों सिस्टोन हैं उसमें। तो क्या यहाँ पर इस टर्मिनेशन कोडोन जो बन रहा है उसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस रुकेगा या फिर कंटिन्यूस होगा? उसका आंसर है हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस रुकेगा नहीं बल्कि कंटिन्यूस होगा। और जो ये फिनोमेनन है कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं रुकता यहाँ पर, इसे कहते हैं एंटी टर्मिनेशन। क्योंकि यहाँ पर जो टर्मिनेशन होने वाला था उसका ही टर्मिनेशन हो गया कि भाई सिस्टोन के अंदर टर्मिनेशन कोडोन आने पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो टर्मिनेशन नहीं हुआ, इसके कारण इस सीक्वेंस को बोलेंगे एंटी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ऑफ टर्मिनेशन इज कॉल्ड एंटी टर्मिनेशन। और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो इसके 3 एंड पर इस टर्मिनेशन कोडोन से रुकेगी। तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये mRNA जो बनता है DNA से, इसके अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं। क्योंकि जो यूकेरियोट्स होते हैं उसमें mRNA की जो हाफ लाइफ होती है, अर्धायु, वो केवल 2 मिनट की होती है। और जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच का इंटरवल है, DNA से mRNA बन गया, अब mRNA से जो प्रोटीन बनेगा उसके बीच में जो इंटरवल है वो 2 से 4 घंटे का होता है। और जो mRNA की हाफ लाइफ है वो 2 मिनट की होती है। यानी 2 मिनट के बाद जो mRNA है उसकी डेथ हो जाएगी या उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं। प्रोकैरियोट्स में तो अलग प्रकार का होता है, क्योंकि उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इसलिए जब DNA से mRNA बनेगा उसके तुरंत बाद mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, जस्ट DNA से mRNA बना और mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू हो गई। पर जो यूकेरियोट्स होते हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में 2 से 4 घंटे का इंटरवल होता है। इस इंटरवल में mRNA को ज़िंदा रखने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। ये 3 प्रकार के मॉडिफिकेशन हैं: कैपिंग या मिथाइलेशन, RNA स्प्लिशिंग और पॉलीएडिनाइलेशन। ये जो 1 नंबर और 3 नंबर के मॉडिफिकेशन हैं, ये तो दोनों प्रकार की जो सेल्स है, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, दोनों में पाए जाते हैं। और जो ये RNA स्प्लिशिंग है, RNA प्रोसेसिंग है, ये केवल यूकेरियोट्स में पाया जाता है। सबसे पहले कैपिंग की बात करेंगे। जो mRNA बनता है DNA से, उसका जो 5 एंड है उसके ऊपर जो मैथिल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे हम कैपिंग बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब mRNA
न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है तो वहाँ पर 5 एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो mRNA को 5 हैंड से कट कर देते हैं। जो ही mRNA साइटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियस से, वहाँ पर 5 एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो mRNA को 5 हैंड से कट कर देते हैं, जिससे mRNA ख़राब हो जाता है। तो mRNA को हमें बचाना है प्रोटीन सिंथेसिस तक 2 से 3 घंटे। तो इसलिए अगर हम कैपिंग नहीं करेंगे तो mRNA के बाहर जाते ही एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम इसे कट कर देंगे। इसलिए इसकी कैपिंग की जाती है मैथिल ग्रुप की सहायता से। 5 एंड पर मैथिल ग्रुप जुड़ जाता है। इसे मैथाइलेशन या कैपिंग के नाम से जाना जाता है। द एडिशन ऑफ मैथिल ग्रुप ऑन द 5 एंड ऑफ mRNA इज कॉल्ड मैथाइलेशन या कैपिंग। इसके बाद दिस प्रोसेस इंक्रीजेज द हाफ लाइफ ऑफ RNA। इसके कारण जो हाफ लाइफ है RNA की वो बढ़ जाती है। जितने मैथिल ग्रुप जुड़ेंगे यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग जो mRNA है उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज होती जाएगी। जो ये मैथिल ग्रुप जुड़ते हैं, इनके नंबर के आधार पर mRNA को निम्न प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं हम, जिसके अंदर एक मैथिल ग्रुप जुड़ा होता है उसे कैप 0 mRNA कहते हैं। जिसके अंदर 2 मैथिल ग्रुप जुड़े होते हैं उसे कैप 1 mRNA कहते हैं। जिसके अंदर 3 मैथिल ग्रुप जुड़े होते हैं उसे कैप 2 mRNA कहते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ किसकी होगी? इसमें सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ होगी कैप 2 mRNA की, जिसमें 3 मैथिल ग्रुप है। उसके बाद होगी कैप 1 mRNA की, जिसमें 2 मैथिल ग्रुप है। और उसके बाद होगी कैप 0 mRNA की, जिसमें 1 मैथिल ग्रुप है। सबसे ज़्यादा जो हाफ लाइफ है वो होगी कैप 2 mRNA की, जिसमें 3 मैथिल ग्रुप है। ये सबसे ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहेगा कंपैरिजन ऑफ कैप 0 और कैप 1 mRNA, क्योंकि इसमें 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हैं। इसमें कैपिंग कैप 0 और कैप 1 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हाफ लाइफ इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो mRNA होता है, उसकी 5 एंड पर CH3 या मैथाइल ग्रुप का जुड़ना मैथाइलेशन या कैपिंग होता है। इसके बाद RNA स्प्लिसिंग, RNA प्रोसेसिंग ओनली इन यूकेरियोट्स। ये यूकेरियोट्स में होती है, क्योंकि अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो नॉनसेंस प्रकार की सीक्वेंस होती है वो बहुत कम होती है या एब्सेंट होती है। और जो ये RNA स्प्लिसिंग या प्रोसेसिंग है वो mRNA से जो नॉनसेंस सीक्वेंस होती है उसको हटाने के लिए किया जाता है। जो हमने बात की कि एक सिस्ट्रोन होता है 3 एंड और 5 एंड, यहाँ पर इनिशिएशन कोडोन होता है और यहाँ पर टर्मिनेशन कोडोन होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो सारा इनिशिएशन कोडोन से लेकर टर्मिनेशन कोडोन तक का पार्ट होता है, वहाँ पर जो कोडोन होते हैं वो किसी ना किसी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। पर जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें सिस्ट्रोन में 2 प्रकार की सीक्वेंसिंग पाई जाती है। एक तो होता है एक्सोन और एक होता है इंट्रोन। जो ये एक्सोन प्रकार की सीक्वेंसिंग है ये तो किसी ना किसी एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करती हैं। जो एक्सोन पार्ट होता है उसमें जो कोडोन होते हैं वो किसी ना किसी एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इंट्रॉन सीक्वेंसिंग होती है उसमें जो कोडोन होते हैं वो नॉनसेंस होते हैं, वो किसी भी एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो सिस्टोन में 2 प्रकार की सीक्वेंसिंग पाई जाती है, एक तो एक्सोन एक इंट्रॉन। एक्सोन में जो कोडोन होते हैं वो किसी न किसी एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, कोडिंग करते हैं। और इंट्रॉन में जो कोडोन होते हैं वो नॉनसेंस होते हैं, किसी भी एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करते। यूकेरियोट्स की बात है ये। प्रोकैरियोट्स में
ये नौबत आती ही नहीं है। उसमें इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। वहाँ पर जो सारा mRNA होता है उसकी कोडिंग होती है, सभी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत कम मात्रा में नॉनसेंस होते हैं। तो इसकी बात करेंगे RNA प्रोसेसिंग की हम। ओनली यूकेरियोट्स में होता है, क्योंकि यूकेरियोट्स में सिस्टोन के अंदर जो इंट्रॉन्स पार्ट है वो किसी भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करते और कोडिंग नहीं करते। तो ये एक डायग्राम है आपके सामने, इसे ऊपर से देखिए आप। मान लीजिए ये कोई DNA का स्ट्रैंड है। अब इसमें अलग अलग कलर से दिखाया है मैंने। ये मान लीजिए एक्सॉन फर्स्ट है जिसकी कोडिंग होगी, ये इंट्रॉन फर्स्ट है जिसकी कोडिंग नहीं होगी। एक्सॉन को E से और इंट्रॉन को I से प्रेजेंट किया है यहाँ पर मैंने। तो एक्सॉन की तो कोडिंग होगी, इंट्रॉन की नहीं होती। उसके बाद एक्सॉन सेकंड, इसकी भी कोडिंग होगी, इंट्रॉन की कोडिंग नहीं होगी, ये नॉनसेंस। और फिर एक्सॉन थर्ड। अब जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उससे mRNA बनता है, और जैसी जैसे सीक्वेंस DNA है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनती है mRNA पर। तो जैसे एक्सॉन इंट्रॉन DNA में है उसकी उसी तरह से mRNA पे होंगे। यहाँ पर एक्सॉन फर्स्ट, बाद में इंट्रॉन, बाद में एक्सॉन, बाद में इंट्रॉन, बाद में एक्सॉन। अब होती है इनकी RNA की प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि जो एक्सॉन है उनके बीच जो ये इंट्रॉन्स पाए जाते हैं ये एक लूप की आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये इंट्रॉन्स हैं, लूप की आकृति बन जाती है। और अगली स्टेप के अंदर ये इंट्रॉन्स है वो यहाँ से हटा दिए जाते हैं, और केवल एक्सॉन जिसकी कोडिंग होनी है वो ही सीक्वेंस यहाँ पर बचती है। एक्सॉन फर्स्ट, एक्सॉन सेकंड, एक्सॉन थर्ड, यानी जिसकी कोडिंग होनी है केवल वही पार्ट रहेगा। जो नॉनसेंस प्रकार का पार्ट है इंट्रॉन्स के रूप में उसको हटा दिया जाएगा। क्लियर। इसके बाद तीसरा जो मॉडिफिकेशन है वो होता है पॉलीएडेनाइलेशन। इसमें क्या होता है कि जो RNA का 3 एंड होता है उसमें एडेनिन जो क्षार हैं वो जुड़ जाते हैं और एक पूंछ बनाते हैं। और इनकी जो नंबर होती है एडेनिन, ये 70 से 80 की संख्या में जुड़ते हैं यहाँ पर। तो ये जो एडेनिन की पूंछ बनती है इसकी जो प्रक्रिया होती है इसे पॉलीएडेनाइलेशन कहते हैं। Addition of 60 to 80 adenine bases on the 3 end of mRNA in presence of poly-A polymerase enzyme is called polyadenylation, and this structure is called poly-A-tail। ये जो स्ट्रक्चर है एडेनिन की टेल की इसे हम poly-A-tail, polyadenine tail बोलेंगे, और जो ये प्रक्रिया है इसे polyadenylation बोलेंगे। और जो ये एडेनिन का यहाँ पर एडिशन होता है, एडेनिन जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं पोली-ए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर। जब एडेनिन जुड़ेंगे तो पोली-ए पॉलीमरेज एंजाइम हो जाएगा, जब ग्वानिन जुड़ेगा तो पोली-जी पॉलीमरेज एंजाइम हो जाएगा, जब साइटोसिन जुड़ेगा पोली-सी पॉलीमरेज एंजाइम हो जाएगा। पर नॉर्मली यहाँ एडेनिन जुड़ता है क्योंकि एडेनिन डबल बॉन्ड बनाते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अब एडेनिन की पूंछ को तोड़ना ग्वानिन और साइटोसिन की पूंछ को तोड़ना की तुलना में आसान होता है, क्योंकि एडेनिन में डबल बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए एडेनिन की जो पूंछ है उसको तोड़ना आसान होता है। इसलिए यहाँ पर नॉर्मली एडेनिन ही जुड़ते हैं पोली-ए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर। अब ये जो एडेनिन की टेल है पोली-ए टेल, इसके प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार के ऊपर RNA को
दो भागों में बांटा जा सकता है, दो टाइप के अंदर बांटा जा सकता है। एक तो पॉली ए पॉजिटिव टेल और एक पॉली ए नेगेटिव टेल। जो mRNA होता है जिसमें एडेनिन की टेल प्रेजेंट होती है उसे तो हम कहेंगे पॉली ए पॉजिटिव टेल। जिस mRNA की टेल के अंदर एडेनिन उपस्थित हैं उसे कहेंगे पॉली ए पॉजिटिव टेल, और जिस टेल के अंदर एडेनिन एब्सेंट है उसे कहेंगे पॉली ए नेगेटिव टेल। और mRNA की बात करें तो पॉली ए पॉजिटिव mRNA और पॉली ए नेगेटिव mRNA। जिस mRNA के अंदर एडेनिन की टेल उपस्थित है उसे पॉली ए पॉजिटिव mRNA, और जिसमें एब्सेंट है उसे पॉली ए नेगेटिव mRNA। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो आपकी, कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से भी, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके माध्यम से भी आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो गया हो तो निसंकोच आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई चैनल। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।